पार्थ, पहले तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि हम लोग अमेरिकन को भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। पार्थ, इतनी अच्छी आपके रैंक आई है तो मतलब क्या फील किया, क्या लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये 7th में एलन चैम्प करके एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने एनरोल किया क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था और उसमें प्राइजेस वगैरह मिले, तो सॉर्ट ऑफ उधर से कह सकते हैं कि उधर से शुरू हुआ एलन का जर्नी। तो यूएस से स्टार्ट हुई पर हम लोग का ये था कि नहीं, आपको इंडिया शिफ्ट होना है, हम लोग यूएस शिफ्ट हुए। 7 दिन में वो बुरी तो 20 बुक्स पढ़ देता था और कभी कभी हमको लगता था कि यार ये 60 पेज की ये बुक इसने कैसे पढ़ी होगी। दिस गाय लाइक ही एक्सप्लेन मी एंटायर बुक पेज बाय पेज कि उस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है। तो हम लोग सभी टीचर्स हैरी पॉटर बोलते हैं, तो ये हमारा हैरी पॉटर है, कुछ भी कर सकता है, जो चाहेगा वो कर लेगा ये। तो उसका मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने सोचा ठीक है एक बार एलन जाके इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या होते हैं आगे। पेरेंट्स को होना चाहिए जब बच्चा थोड़ा सा लो, जिस दिन होते एकदम उसमें रहता था, फॉर्म में रहता था, उस दिन मैं काफी ऑलमोस्ट पूरे दिन भी पढ़ लेता था, तो कभी कभार ब्रेक भी ले लेता था अच्छे से। पर हाँ, जब भी पढ़ता था तब फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ता था। ये मार्च अप्रैल में के रेंज में जो आखिर का स्कोर एडवांस टेस्ट सीरीज जो हुई थी, बहुत काफी अच्छी लगी मेरे को। मतलब ऐसे हम शुरुआत में देते थे तो बहुत मुश्किल लगती थी, तो लगता था कि ऐसा पेपर एडवांस में तो नहीं आने वाला है, पर ऐसा सिमिलर पेपर आ भी गया एडवांस में, तो अच्छा लगा बहुत। मैथ्स और फिजिक्स जैसे आपको रिलेटिवली ज्यादा अच्छी थी, मैथ्स और अच्छी थी इनफैक्ट आपकी, है ना? हाँ या ना? हाँ है ना? तो जैसे मैं पहले तो अपनी सारी गलतियां देखता था, मैंने क्या क्या गलतियां करी, ऑनलाइन मिल भी जाती थी जब रिजल्ट अपलोड हो जाता, अपने एलन ऐप पे मिल जाता, एलन ऐप पे मिल जाती थी, तो वो देखता था सारी गलतियां। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो बिगेस्ट खुद ही है हमारे घर। लगता नहीं है ये। पर सर ने अगर बोला है वो ब्लाइंडली फॉलो कर, हाँ, वो तो फिर हमारी भी नहीं सुनते। पार्थ, इतनी अच्छी आपके रैंक आई है तो मतलब क्या फील किया, क्या लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है। इतने 2 साल से बहुत अच्छी मेहनत करी तो उसका वो अभी फल मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि आपने मतलब एलन से कब कनेक्ट हुई या कैसे कनेक्ट हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? कॉम्पिटिशन तो मैं बचपन से ऐसे देते रहता था बहुत सारे, मतलब ये 7th में एलन चैम्प करके एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने एनरोल किया क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था और उसमें प्राइजेस वगैरह मिले, तो सॉर्ट ऑफ उधर से कह सकते हैं कि उधर से शुरू हुआ एलन का। एलन चैम्प का मतलब था कि पूरे इंडिया में जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उस रिवॉर्ड रहता है उसके अंदर, तो उसमें ये सिलेक्ट हुआ था। तो सर ये 7th में ये इंदौर में जैसे एलन में उन्होंने कनेक्ट किया पहली बार, तो इसकी स्टार्टिंग से जर्नी क्या रही? उसका बचपन तो he is born in US, उसका बचपन तो US में स्कूलिंग हुआ 2nd ग्रेड तक, but yeah, now he's OCI and we can think on converting back to India, but yeah, we are resident here. So जर्नी तो US से स्टार्ट हुई, पर हम लोग का ये था कि नहीं, हमको इंडिया शिफ्ट होना है, हम लोग इंडिया शिफ्ट हुए। और इसका स्पेसिफिकली बचपन से इसको बुक रीडिंग का बहुत शौक था। So if you go to library and read like 20 books on a weekend on a Sunday, या संडे को लाइब्रेरी गए 20 बुक उठाई, आपको अगले संडे को वापस देनी पड़ेगी क्योंकि वो 20 में छोटी छोटी बुक्स पढ़ चुका है। 7 दिन में वो पूरी 20 बुक्स पढ़ लेता था और कभी कभी हमको लगता था कि यार ये 60 पेज की ये बुक इसने कैसे पढ़ी होगी। लाइक कुछ घंटों में मैंने उस पर शक किया था, नहीं ये नहीं पढ़ सकता इतनी मोटी 60 पेज की, तो मैंने डांट दिया था उसको कि नहीं, यू आर नॉट राइट। एंड this guy like he explained me entire book पेज बाय पेज कि उस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से रीडर होते हैं और he is that kind of guy कि हम लोग बिलीव नहीं कर पाते थे, वो पढ़ लेता था और उसको याद भी रहता था, पर वो शायद प्रैक्टिस से आया और साथ में मदर का इनपुट अलग था कि she used to sit with him every day morning, एक बस रूटीन बना दिया कि बुक्स लो और 1 घंटा बैठो, चाहे पिक्चर बुक हो चाहे थोड़ा सा राइटिंग वर्क हो, she used to give something and he used to do that. So ये कमाल एफर्ट इन मदर का। हम स्टार्टिंग की टीचर जो है वो मम्मी रही है इनकी। बिल्कुल। समर वेकेशन में यूज्ड टू रीड लाइक 200 बुक्स। समर कंपटीशन
या आपके पास 2 months है और कितनी बुक्स आपको रीड करनी है, तो उसमें छोटे छोटे मैडम। और सर 7th से लेके जैसे 9-10 तक की मैं जर्नी देखूं तो उसमें स्पेशली आप दोनों का बहुत रोल रहा है। मतलब आप लोग इसको, मुझे याद है आप छोटी क्लास में भी 9th में भी आप लेके आए थे इसको, 8th में भी एक बार इंटरेक्शन अपना हुआ था ओलंपियाड्स के लिए। तो आपने क्या फोकस किया था कि इसको IIT के लिए हमें लेके जाना है 7th, मतलब रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होता है उस पर जानना चाह रहा हूँ कि आफ्टर 7th आपने कैसे पेरेंटिंग करी एकेडमिकली, या मम्मी ने कैसे इनको फोकस किया? एक्चुअली वो एकेडमिकली तो स्ट्रॉन्ग था ही, तो उससे लाइक ओलंपियाड्स में बहुत सारे मेडल्स वगैरह मिलते रहते थे, तो वो हमको लीव अस टू मच इनटू मैथ्स, तो उसका मैथ में बहुत इंटरेस्ट था। तो हमने सोचा ठीक है एक बार एलन जाके इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड लेट्स सी क्या होता है आके। फिर उसके इंटरेस्ट से ये खुद ही करता गया, हमने कभी फोर्स नहीं किया फोर्स नहीं किया। कि मैथ्स लेना है, साइंस लेना है या ये स्ट्रीम लेना है। अब अपन जैसे बात करें कि 11th-12th की जो जर्नी होती है ना, तो 11th में जो स्टार्ट किया तब तुम्हें क्या फील आया IIT को लेके कि भाई IIT का जो एकेडमिक्स है, जो पढ़ाई है वो किस लेवल की है, या वहाँ पर मतलब किन बातों का ध्यान रखा, स्पेशली 11th के स्टार्टिंग में? जो बच्चे भी 10th से 11th में आ रहे हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उन बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए छोटी क्लास में, मिड ऑफ 10th से लेके मिड ऑफ 11th तक। ये वाला जो पीरियड रहता है, ये पीरियड मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल हो जाता है किसी भी बच्चे की जर्नी शेप करने के लिए। तो उसमें आप क्या गाइड करोगे बच्चों को? मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं से पहले से भी थोड़ा एडवांस तो पढ़ ही रहा था, 10th में भी 11th में वगैरह। सो अगर थोड़ी अच्छी रैंक एस्पायर करनी है तो थोड़ा आगे से आपको मतलब फॉर योर ओन इंटरेस्ट आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार, एटलीस्ट देख लो। मतलब भले ही कुछ पढ़ो मत, बट एक बार देख लेना चाहिए, आइडिया होना चाहिए आपको। एंड 11th में ऐसा शुरुआत में मैं थोड़ा सीरियस ज़्यादा था आई थिंक, तो मैं पढ़ता भी ज़्यादा था शुरुआत में तो, एंड वो होना भी चाहिए, मतलब थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा। तो मतलब मैं पढ़ाई तो करता था, तो वही है कि मतलब पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। और ऐसे कुछ टाइमिंग का कुछ रहता था कि कितने घंटे पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे? टाइमिंग ऐसे उतना फिक्स नहीं था, मतलब जैसे जिस दिन होता है एकदम उसमें रहता था, फॉर्म में रहता था, उस दिन मैं काफी ऑलमोस्ट पूरे दिन भी पढ़ लेता था। तो कभी कभार ब्रेक भी ले लेता था अच्छे से, पर हाँ जब भी पढ़ता था तो फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ता था। तो जैसे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना, उसकी प्लानिंग करते थे रात को आप, या सुबह प्लान करते थे? ऐसा प्लानिंग पार्ट कैसे रहता था पढ़ने का? बेसिकली जैसे मान लो मेरे को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, कुछ टॉपिक्स बीच में 11th में मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ टॉपिक्स में कोई क्लास में समझते बिल्कुल नहीं थे, स्पेशली केमिस्ट्री में मतलब। तो उनका ऐसा रहता था स्पेशली कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हीं के नोट्स को बार बार पढ़ना है। एंड सपोज में तो कोई आसान टॉपिक चल रहा है उस सेट सब्जेक्ट में एंड सब सही चल रहा है, तो अच्छा प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो मतलब डिसाइड हो जाता था कि मतलब मेरे को समझ जाता था कि मेरे को ये काम करना है इस दिन तक, कि टीचर्स भी गाइड करते थे कि इस दिन तक ये काम करके रखना है तो करना है, तो मेरा फिक्स ही रहता था कि ये काम कर लेना है। नाइस। और फिजिक्स में और मैथ्स में, जैसे केमिस्ट्री में ठीक है बार बार रिवाइज करना या पढ़ना, वो कंटेंट्स था। मैथ्स और फिजिक्स जैसे आपके रिलेटिवली ज्यादा अच्छे थे, मैथ्स और अच्छे थे इनफैक्ट आपके, है ना? हाँ या ना? हाँ है ना? तो इसमें बच्चों को क्या गाइड करोगे कि 11th से जो बच्चे अभी हैं या जो 12th में बच्चे हैं, इनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस क्या रहेगा? फिजिक्स के लिए तो मतलब जैसे मेरे को जैसा समझ आता है, ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम जो होगा ये होगा कि मोस्टली फील ही नहीं आ रहा है चीज़ का कि क्या हो रहा है, सवाल में क्या हो रहा है। एंड वो इसलिए होता है क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं सवालों को मतलब किसी भी कंसेप्ट को समझने में बहुत जल्दी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वास्ट थियरी है, अग्रीड, बट उसके लिए आपको 2 साल भी है पढ़ने को पूरे। तो मतलब इससे अच्छे से मतलब पूरा ढंग से समझने की कोशिश करो कि आप क्या पढ़ रहे हो। आपको पूरा समझ जाना चाहिए एक बार पढ़ के कि क्या हो रहा है उधर। तो फिजिक्स के लिए तो इतना काफ़ी, एक बार आपको समझ आने लग गया उसके बाद तो हो जाएगा सब कुछ। मैथ के लिए मैं श्योर नहीं हुआ, तो मेरे को तो मैथ्स ऐसा नेचुरली पसंद ही था, तो पता नहीं उसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता। बुक्स जैसे प्रैक्टिस थोड़ी सी जो मॉड्यूल अपने प्रैक्टिस करनी है मेन वही। हाँ प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए एंड अगेन समझ आना चाहिए। हाँ और जैसे पेपर हम लोग देते हैं, है ना, तो कई बार मार्क्स कम भी आ जाते हैं। और ऐसा होता ही है ना कई बार, है ना, बहुत बार हुआ ऐसा। तो जो मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर वो वापस मोटिवेशन कैसे लाते थे या कंपटीशन की फीलिंग लाते थे? क्या मतलब मन में क्या आता था और उसको कैसे ठीक करते थे? मतलब कम मार्क जब आते थे तो एक आधे दिन दुखी होते थे कि कम आए वगैरह मतलब। एंड बाकी तो क्या ऐसे आ भी जाते थे, बाद में अच्छे नंबर भी आ जाते थे थोड़े, और मोटिवेशन आ ही जाता था इनफैक्ट कि कम नंबर आए इसलिए और मोटिवेशन आ जाता था।
वो तो ऐसा उतनी दिक्कत नहीं हुई। बस वही है कि मतलब थोड़ा और ढंग से देखते थे कि क्या गलतियां हुई, क्यों गलतियां हुई, ऐसी गलतियां वापस नहीं होनी चाहिए टाइप। हाँ, मतलब जो गलतियां मिस्टेक्स हो गए तो पेपर की एनालिसिस बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। तो पेपर के एनालिसिस में क्या करते थे, मतलब पूरा बताओ बच्चों को। पेपर हो गया मान लो, उसके बाद उसको कैसे एनालाइज करते हैं? मतलब जैसे मैं पहले तो अपनी सारी गलतियां देखता था, मैंने क्या क्या गलतियां करी। ऑनलाइन मिल भी जाती थी जब रिजल्ट अपलोड हो जाता, एलन ऐप पे मिल जाती थी, तो वो देखता था, सारी गलतियां पढ़ता था, फिर उसके बाद लिख लेता। एक कॉपी बनाई थी मैंने, उसमें मैं लिखता था अपनी गलतियां। एंड बेसिकली मैं लिखता था कि मैं क्या मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मतलब कहीं पे मैंने चेस्ते मतलब गंदा लिख के मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, से मिस्टेक हो गई, तो लिखना है कि मतलब ये गलती हुई और अगली बार से गलती नहीं करनी है। तो बेसिकली गलतियां लिखने से थोड़ी गलतियां कम होती है। मेंस का एग्जाम आ जाता है जनवरी में अपना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी थी? ऐसा तो मेरा शुरुआत से एडवांस प्रिपरेशन ही चल रहा था एडवांस के लिए। एंड मेंस पर्टिकुलर मैंने नवंबर दिसंबर में चालू किया, नवंबर में बोल सकते हैं। मेनली पेपर्स की प्रैक्टिस, हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, हाँ, एंड एनसीईआरटी रीडिंग, उससे ही हो जाता था मतलब। हाँ, और एडवांस के लिए जो स्कोर की टेस्ट सीरीज अपनी होती है मेंस टू एडवांस वाले स्पेशली, वो कितनी हेल्पफुल रही है? मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, स्पेशली जो मतलब मार्च अप्रैल में जो स्कोर्स हुए। एंड इनफैक्ट हाँ, मतलब मार्च अप्रैल में के रेंज में जो आखिर का स्कोर एडवांस टेस्ट सीरीज जो हुई थी, बहुत काफी अच्छी लगी मेरे को। मतलब ऐसे हम शुरुआत में देते थे तो बहुत मुश्किल लगती थी, तो लगता था कि ऐसा पेपर एडवांस में तो नहीं आने वाला है, तो ऐसा सिमिलर पेपर आ भी गया एडवांस में, तो अच्छा लगा बहुत। अच्छा, एडवांस के पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में क्या सोच रहे थे जब पेपर 1 हो गया? मतलब ऑनेस्टली हाँ, वही जानना चाह रहे हैं। हाँ, एक गड़बड़ जो मुझे लगता है मैंने करी, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था पहले पेपर के बाद। अच्छा। एक तो ये कि मतलब मेरे को पेपर बहुत आसान लगा, एंड सब कह रहे थे पेपर बहुत मुश्किल था, तो एक उससे खुशी मिल जाती है। एंड उसके अलावा उसका मैं बहुत खुश था, खाना खाया, उसके बाद मैं बैठा हुआ था, बस आराम से बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। सही हो। फिर तो पेपर 2 में फिर ये खुशी की वजह से ऐसा था नहीं 2-4 क्वेश्चन अपन कम ज्यादा कराए? आई थिंक ऐसा कुछ हुआ है। तो ये हुआ, फिर मैंने जैसे पेपर 2 चालू किया, मैंने शुरुआत मैथ्स से करी। मैथ्स के पहले 4 सवाल बहुत आसान थे, तो मेरे को लगा कि फिर से उन्होंने वही रिपीट करा, तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया। एंड उसका थोड़ा मैं बीच में धीमा हो गया, और फिर मेरे को समझा कि पेपर अच्छा बना है, और फिर उसके बाद मेरे को आखिर में रश करना पड़ा। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था एडवांस देना, तो मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा। सही है, बहुत ही अच्छा। मतलब हाँ, आइडियली जैसा मैं चाहूंगा मेरा एडवांस जाता, मुझे प्रॉब्ली न्यूट्रल रहना चाहिए था पहले पेपर के बाद एंड दूसरे पेपर तक। हर तरह के इमोशंस कंट्रोल करें, अगर पेपर कुछ खराब भी हुआ तब भी कंट्रोल करें, और अच्छा हो गया तब भी। मैम, इसको खाने में क्या पसंद है? एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो बिगेस्ट फूडी है हमारे घर। लगता नहीं है ये। हाँ, वो उसका डाइट अच्छा है, ही लाइक्स एवरीथिंग। ऐसा कोई लाइक लौकी जैसी जो सब्जी होती है, वो जब 5 साल का था तभी से उसको डबल चाहिए होता। ही इज सो सिंपल इन दैट, सब कुछ खाता है, ये उसके फेवरेट्स हैं। तो ये एग्जाम के पहले 15-20 दिन इसको फिर फूड हैबिट्स इसकी बहुत नॉर्मल कर दी होंगी, या मतलब? नहीं, हमारे घर में वैसे नॉर्मल फूड ही फॉलो करते थे। ऐसे कुछ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जंक कुछ होता नहीं है। हाँ, बस ये कि रेस्टोरेंट फूड हम लोगों ने बंद कर दिया, तो बाकी ऐसे घर पे तो नॉर्मल ही खाते हैं। पर यहाँ से सर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे बराबर कि आप खाने पे उसका ध्यान रखिएगा। सुबह का दूध सर ने बंद करवाया था, तो छाछ पीना, पर सर ने अगर बोला है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है। हाँ, वो तो फिर हमारी भी नहीं सुनती। सारी एवरीथिंग। बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर, पेरेंट्स मतलब आपको एज ए पेरेंट्स में बात करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे भी 10th 11th में आ रहे हैं, उनको आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखें इस 2 साल की जर्नी में स्पेशली? क्योंकि देखिए, पार्थ नेचुरली भी अच्छा था, अच्छा भी कर रहा था, पर कई बार बच्चे अच्छा कर पाते हैं, कई बार अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ये जो जर्नी ऊपर नीचे चलती रहती है, इसमें किन बातों का ध्यान रखें पेरेंट्स? एज ए पेरेंट्स आप दूसरे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? दूसरे पेरेंट्स को तो यही एडवाइस करेंगे कि एटलीस्ट वो 2 साल आप उनको पूरा सपोर्ट करें, और उनको बेसिकली उन्हें बस मोटिवेट करें टुवर्ड्स पढ़ाई एंड एवरीथिंग। मतलब मेहनत करने का उनके लिए टोटल उनको भी टाइम दे। कई बार पेरेंट्स बिजी होते हैं, जॉब में होते हैं, उनके भी
प्रॉब्लम्स होती है, बट स्टिल ट्राई टू लाइक आप जॉब को थोड़ा कम देख के आप बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। मतलब उसी से उनको मोटिवेशन मिलता है। अगर वो अकेले हैं तो वो उनके हार्ड वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। Basically, whenever he was low after a paper, she was here to talk to it. Okay. और वो जो 1-1.5 घंटे का जब पेपर के बाद का समय है, my wife used to settle everything down. So पेरेंट्स को होना चाहिए जब बच्चा थोड़ा सा लो हो, जस्ट उनको आप सुने और सिर्फ सुन लें उनको, 1-2 घंटे उतना भी काफी होता है। फिर बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड कर देंगे। बट हाँ, पेरेंट्स को बच्चे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके एक बार सुनना पड़ेगा। और वो 2 इयर्स में वो लो बहुत बार होते ही होता है। जो इमोशनल बच्चा है, स्ट्रॉन्ग है मेंटली, उनके लिए प्रॉब्लम, लेकिन थोड़े जो इमोशनल, जैसे पार्थ भी एक इमोशनल टाइप बच्चा है, वो कोप अप कर लेता है, 1-2 घंटे में वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो 1-8 घंटा उसके साथ बैठ जाओ तो उसको अच्छा लगता है। भाई पेरेंटल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो वैसे रहती है इस एग्जाम में पूरे में। और वो हमारे बच्चे अच्छा पार्थ, और बैच का कंपटीशन कैसा था? जैसे तुम थे और बच्चे थे और भी ये बच्चे सब, वामी को ये सब भी तुम्हारे साथ थे, अन्वेश और ये सब भी, रितेश तुम्हारे साथ बैच में थे, है ना? तो तुम लोगों का आपस का एनवायरनमेंट कैसा रहता था? मतलब एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते थे या कॉम्पीट करते थे, क्या रहता था वो? काफ़ी, मतलब मैं तो बोलूँगा काफ़ी हेल्दी था। कि मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को, अपने दूसरे बैचमेट से भी अलग अलग चीज़ें मिली बहुत सारी, तो काफ़ी अच्छा आइडिया था इस बैच में होना। एंड उस कारण आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली। जैसे रितेश से तो स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिली। ऐसे भी हाँ, मतलब काफ़ी ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट था, वैसा वाला ग्रज नहीं था कि मतलब इससे ज़्यादा लाना है और या फिर इसको बीट करना है टाइप वाला ग्रज नहीं था। मतलब ठीक है, कम्पीट करते थे, बट वैसा था कि अपने पास अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो अपन शेयर करते थे। एंड हाँ, मतलब अगर अपन को कुछ ज़्यादा आता है तो अपन बताते थे आपस में, तो उससे मतलब कलेक्टिवली ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। हाँ, ये मैंने देखा था मेंस में, जैसे विदेश ने स्कोर किया था ना, तो ही वाज वेरी हैप्पी। मतलब उससे जिस तरह से मिला था ना, मुश्किल जाता है कोई बच्चा इस तरह से किसी दूसरे बच्चे को ग्रीट करे या मिले। वो देखा था मैंने, इसको बोला भी था उस टाइम पे कि यार मजा आ गया इस तरह से। ये एनवायरनमेंट बहुत, मतलब ये पेरेंटिंग है बेसिकली, और अच्छी बात है। नहीं होना चाहिए ऐसा। तुम पार्थ यहाँ पे जैसे दिन भर रहते थे, सुबह 8 बजे आ गए, फिर रात को 7 बजे जा रहे हो, तो दिन भर का जो तुम्हारा रूटीन रहता था एक्मे का, रिजिड रहता था, फ्लेक्सिबल रहता था, ओरिएंटेड रहता था, हैप्पीनेस के साथ रहता था, वो क्या था तुम्हारा पूरा फ्लो दिन भर का जो तुम्हारे बैच का रहता था, वो बताओ। मतलब जैसे मैं 11th में तो आई थिंक रेगुलर बैच में ही था। 12th में मैं मेजर था एक में, मतलब रुकता था 12th में मैं। मतलब ऐसे सुबह हमारी रेगुलर क्लासेस लगती थी एंड दोपहर में या तो डाउट्स पूछ लेता था और नहीं तो पढ़ लेते थे बेसिकली। डाउट्स के लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं, हमें डेट मिल जाता है हमेशा। मतलब आप जाओ और मिल जाएंगे। That too, like if we had something, he used to call them around 9:30 or 10 also. 24/7 टीचर्स हमने देखा है कि टीचर्स को आप कभी कॉल कर सकते हैं, they used to respond like पूरा एक्सप्लेन फोन पर भी कर देते हैं। हाँ, that was the best part. हाँ, मैं देखता था कई बार कपिल सर इसके साथ ही जाते थे यहाँ से, कि घर की तरफ से निकलते थे। अरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप किया अगर कोई सम का, तो वो सर रिकॉर्ड करके, मैथ वाले सर भी कई बार वॉइस रिकॉर्ड में पूरा एक्सप्लेनेशन होता था। So, जैसा कि हमने पहले बताया, एलन चैम्प पे एनरोल किया था। एलन चैम्प का जॉब का प्रोग्राम होता था जिसमें सिलेक्ट करे, और वो इंडिया में ओलंपियाड्स में, डिफरेंट ओलंपियाड्स में टॉप करते थे। हाँ, प्रोफाइल मतलब बनता था बच्चे का, प्रोफाइल से सिलेक्ट करते हैं। जो एलन चैम्प का आपका प्रोग्राम था जिसमें आप सिलेक्टेड किड्स को एवरी सिटी में आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन प्रोफाइल, कि आपका आईएनओ में क्या रैंक था, आपका एनएसओ में क्या रैंक था, वो सारा सबमिट करने के बाद आप एग्जाम्स के स्टूडेंट के ग्रेड्स के जो करंट ग्रेड के मार्क्स है वो सब सबमिट करने के बाद जो फॉर्म पे आप सिलेक्ट करते हैं, so that gives an appreciation also कि you start feeling कि there is somebody who is looking for bright minds. So it's not like you are enrolling and you are going for a coaching from 6th grade or 7th grade. आप लोग सिर्फ
टैलेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ब्राइट किड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या उनको इनवाइट करते हैं, एक सेलिब्रेशन रखते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बच्चों को एक मोमेंट तो दे रहे हैं। एंड यू आर नॉट टेलिंग देम टू जॉइन। ओके, नेक्स्ट ईयर अगेन यू गो फॉर एलन जैम, फिर से आपने फॉर्म सबमिट किया, फिर से आप सिलेक्ट हुए, बच्चा टैलेंटेड है, दूसरे साल फिर परफॉर्म करता है तो फिर से सिलेक्ट होता है, फिर से आप प्लांट पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ में। सो यू कीप ऑन गोइंग, लाइक आपको पता होता है कि देयर इज समबडी वाचिंग फॉर एन एंटायर सिटी और एंटायर कंट्री और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट फोर्सिंग यू और टॉकिंग टू यू अबाउट सम कोचिंग। देन इन द मीन टाइम आप पैरेलल कंपेयर भी करते हैं कि हमारे पास बच्चे को जब 10th में आएगा या 9th में आएगा तो अपने को इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में जाना है या तो एक दूसरी सीनियर एग्जाम्स के लिए जाना है, तो हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के क्या ऑप्शंस हैं। कैन वी कंटिन्यू इन स्कूल, कैन वी डू डिफरेंट कोचिंग। सो आप धीरे धीरे आप असेस करते जाते हो पैरेलली, एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड कि हाँ व्हाट ऑल आर डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव एंड वेयर द किड इज कंफर्टेबल नाउ, और उसके बेस पे आप पिक करते हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने 4 एडवर्टाइज देखे और उस पर डिसाइड कर लिया, नहीं। एज अ पेरेंट्स हमेशा आपको यही देखते हो कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा किधर परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है, और उसी बेस पे हमने भी एलन को पिक किया आफ्टर सो वाचिंग फॉर सो मेनी इयर्स। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड एंड वी कर। पार्थ, पहले तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि हम लोग अमेरिकन्स को भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा कि IIT बॉम्बे जैसे जाना ही है ना, तो IIT बॉम्बे CS हो गया IIT से, उसके बाद का कुछ प्लान है? प्रोबेबली इस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ना चाहूँगा, CS या फिर मैथ्स प्रोग्रामिंग वगैरह। तो जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ मैं थोड़ा डीप में पढ़ना चाहूँगा, प्रोबेबली मास्टर्स करूँगा। अभी उतना ज़्यादा अच्छे से सोचा नहीं, उतना एक्सप्लोर भी नहीं किया है, बट हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग तो लग रहे हैं जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ। तो जैसे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, तो तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब स्टार्टअप करने का या फिर पापा को ज्वाइन करोगे, उसी लाइन में जाओगे, क्या कुछ ऐसा मन में आता है कभी? मतलब सेम लाइन में जाने का तो उतना नहीं सोचा है। स्टार्टअप में देख सकता हूँ एंड अदरवाइज मे बी थोड़ा और रिसर्च भी देख सकता हूँ, अभी सोचूंगा मैं। मतलब ये इसको हम लोग सभी टीचर्स हैरी पॉटर बोलते हैं, तो ये हमारा हैरी पॉटर है, कुछ भी कर सकता है, जो चाहेगा वो कर लेगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा, और फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू।